सावधान राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाये तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सरस्वती वंदना। वीणा वाली वरदे वरदे। वीणा वाली वरदे। वीर स्वतंत्र रव अमृत मंत्र रव। वीर स्वतंत्र रव अमृत मंत्र रव। भारत में भर दे वरदे। वीणा वाली वरदे वरदे। वीणा वाली वरदे।
बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो दयालु है, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, परोपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल धूसर गोरखपुर के श्री राम सभागार में हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित मुख्य वक्ता आचार्यगण एवं विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हमारे बीच हिंदी विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रत्युष दुबे जी उपस्थित हैं। मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अब हमारे महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आरती सिंह से आग्रह है कि मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह एवं महाविद्यालय से प्रकाशित पुस्तकों को देकर के अतिथि का स्वागत करें। सर, आपके परिचय में अगर हमें कुछ कहना हो तो हम इतने काबिल तो नहीं कि आपका पूरा परिचय कर सकें, परंतु जितना भी हमने आपके बारे में पता लगाने की कोशिश की उसके बारे में आपकी शिक्षा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से हुई है। आपका अध्यापन अनुभव 16 वर्षों का रहा है, जबकि आपके प्रकाशन में 5 पुस्तकें, 5 शोध पत्र, संपादित पुस्तकों में 8 अध्याय है। आधा दर्जन साहित्यिक समितियों के आप सदस्य हैं। व्याख्या एवं परिसंवाद ऑनलाइन में आप 1 दर्जन से भी अधिक ऑनलाइन व्याख्यानों में आप भाग ले चुके हैं। संगोष्ठियों में शोध प्रस्तुति में आप लगभग 3 दर्जन से भी अधिक आपकी ख्याति रही है। अब ऐसे हम अपने अतिथि को पा करके आज आनंदित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं समय को नष्ट न करते हुए अतिथि उद्बोधन के लिए सर को आमंत्रित करता हूँ। प्लीज सर। आज महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल भूषण में हिंदी दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मुझे जो सम्मान इस महाविद्यालय ने प्रदान किया है उसके लिए मैं इस पूरे महाविद्यालय परिवार और हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आरती सिंह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज मंच पर उपस्थित हिंदी विभाग की अध्यक्ष आदरणीय आरती सिंह जी, सहयोगी सुधा जी, कुशल संचालन कर रहे ज्ञानेंद्र जी, सामने हमारे सहकर्मा बंधु भगिनी और प्रिय छात्र छात्राओं, आज का दिन जब हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं तो इसके पीछे एक संवैधानिक कारण है और वह संवैधानिक कारण आप सभी जानते हैं कि आज ही के दिन संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और सिर्फ हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत नहीं हुई थी, अभी तो इसके साथ ही साथ 2 और चीजें भी स्वीकृत की गई थी कि राजभाषा के रूप में हिंदी रहेगी और जिसकी लिपि देवनागरी रहेगी, यानी कि भाषा और लिपि दोनों एक साथ जोड़ी जा रही थी और हिंदी राजभाषा के रूप में और उसकी लिपि के रूप में देवनागरी को स्वीकृत किया गया।
साथ ही साथ अंकों की जब बात हुई तो कहा गया कि अंकों में जो मान्य अंक माने जाएंगे वह रोमन लिपि के अंक 1 2 3 4 पर स्वीकार किए गए। यानी कि हिंदी को एक राजभाषा के रूप में आज ही के दिन संविधान में स्थान मिला और अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत हो गई। लेकिन क्या हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत हो जाने से ही महत्वपूर्ण हो गई, या हिंदी को अगर राजभाषा का दर्जा नहीं मिला होता तो हिंदी इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती? या प्रश्न यह भी है कि राजभाषा का दर्जा पाकर ही क्या हिंदी को वह सम्मान आज की तिथि में प्राप्त है जो उसे मिलना चाहिए? मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं। 1947 हमारे देश की आजादी का वर्ष। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने पूरे स्वाधीनता संग्राम में जो आंदोलन कर रहे थे वह आंदोलन किस भाषा के अंतर्गत कर रहे थे, और वह भाषा अंततोगत्वा हिंदी के रूप में स्वीकृत थी। हमारे पूरी स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई आप देखिए, चाहे वह बंगाल से लड़ी जा रही हो, चाहे महाराष्ट्र से लड़ी जा रही हो, या दक्षिण भारत से लड़ी जा रही हो, पूरा का पूरा जो हमारा स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, यह स्वाधीनता आंदोलन हिंदी के सहारे चल रहा था। और वह उसका बड़ा कारण यह था कि मैं अभी नीचे बैठा हुआ था अतिथि कक्ष में, तो भारत का जो नक्शा है आप देखें कि उसका लगभग 70% हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र है, और इसके साथ ही साथ जो शेष 30% हैं उनमें भी 20% ऐसे हैं जो हिंदी समझ सकते हैं। यानी कि एक ऐसी भाषा स्वाधीनता आंदोलन में स्वीकार की गई जिसके माध्यम से नेता अपनी बात को आम जनता तक पहुंचा सकता था। केशव चंद्र सेन 1875 ईस्वी में कहते हैं कि राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता है। यानी कि सोच लीजिए आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष उसमें कम कर दे तो लगभग 150 वर्ष पूर्व केशव चंद्र सेन राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं। दयानंद सरस्वती हिंदी की बात करते हैं, और यह परंपरा जब आगे बढ़ती है तो महात्मा गांधी तक जब आती है तो गांधी कहते हैं कि मेरे लिए हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। यानी कि हिंदी भाषा भारतवर्ष की इतनी महत्वपूर्ण भाषा थी जो स्वाधीनता और स्वराज के साथ जुड़ रही है। वह हिंदी भाषा को आज हम एक दिवस के रूप में मनाकर उसको सम्मान भी कर रहे हैं और उससे प्रेरणा भी ग्रहण कर रहे हैं। एक प्रश्न में अपने विद्यार्थी जो हमारे मित्र हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज हम सभी बाहर से पढ़ने आते हैं, शहरों में आते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, प्राइवेट क्वार्टर्स लेके रहते हैं। मैं प्रश्न यह करना चाहता हूं कि जब हम अपने हाथ का अपने घर का बना खाना खाते हैं जो सादी दाल चावल रोटी सब्जी होती है, वह हमारे मन को ज्यादा संतोष देती है, ज्यादा संतुष्टि देती है, या प्रतिदिन टिफिन मंगाकर भोजन जो करते हैं वह महत्वपूर्ण होती है? निश्चित रूप से आप सबका जवाब होगा कि सर जो हम घर पे दाल रोटी बना लेते हैं, घर का जो भोजन है वह हमको ज्यादा संतोष देता है, आत्मिक संतुष्टि देता है। अंग्रेजी कितनी भी महत्वपूर्ण हो जाए, अंग्रेजी वह टिफिन है जो हमारा पेट तो भर सकती है लेकिन हमारी आत्मा को, हमारे मन को संतोष प्रदान नहीं कर सकती। बाहर की दुनिया जो है वह कितनी भी प्रभावशाली हमको दिखाई पड़ने लगे, लेकिन आप यह ध्यान दें कि जो हमारे घर की हमारी माँ है वह हमारा जो ख्याल रख सकती है, पड़ोस की, बाहर की कोई भी स्त्री
वो उस तरह से हमारा ख्याल नहीं रख सकती, तो यह हिंदी हमारी वह माँ है जो हमारा ख्याल रखती है। लोग कहते हैं कि आज हिंदी के बगैर हम विकास कर सकते हैं। आप भारतेंदु हरिश्चंद्र, निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं तो शूल। ये जो निज भाषा की बात है, मैं हिंदी के को विस्तारीकरण दे रहा हूं भारतेंदु की उन पंक्तियों से कि ये जो निज भाषा है, हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज इस निज भाषा को यानी कि अपनी भाषा को यानी कि अपनी मातृभाषा को महत्वपूर्ण मानते थे। और उन्हीं में आगे वो कहते हैं कि ये जो अंग्रेजों का विकास हुआ है, अंग्रेजी ना लिखने में ना बोलने में बहुत वैज्ञानिक है, फिर भी अंग्रेज अपनी उस भाषा में बात करके उसके माध्यम से विकास कर रहे हैं, तो हमें भी उनसे सीख लेकर अपनी भाषा में, निज भाषा उन्नति है जो अपनी भाषा हो, चाहे वो हमारी तेलुगु हो, चाहे वो तमिल हो, मलयालम हो, हिंदी हो, मराठी हो, बंगला हो, असमिया हो, जो भी हमारी मातृभाषा जिस क्षेत्र की जो है, वह ही हमारे उत्थान में कारक बन सकती है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि हिंदी दिवस में सर इन क्षेत्रीय भाषाओं की क्यों चर्चा हो रही है, तो आप यह जान लें कि जो हमारी सरकारें रही हैं, पहले भी और वर्तमान सरकार भी, यह हमेशा त्रिभाषा फार्मूला लेके चलती है। यानी कि जब तक हम आपका सम्मान नहीं करेंगे, आपसे हम अपने सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने देश की जो दूसरी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके प्रति भी सम्मान दिखाएं और उनको वह सम्मान देंगे तो वह भी हिंदी को सम्मान देंगे। 1947 के बाद से जब मैं कह रहा कि केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, ये सभी लोग हिंदी के उत्थान के बारे में विचार कर रहे थे, तो आप देखिए कि गांधी गुजराती थे, उनकी मातृभाषा गुजराती, केशव चंद्र सेन बंगाली, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी भाषी। लेकिन सबको यह पता था कि जब तक हिंदी को हम महत्व नहीं देंगे तब तक हम स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई ठीक से नहीं लड़ सकते। 1947 के बाद से जब देश आजाद होता है तो शायद उस समय के हमारे जो नीति नियंता थे उनसे एक बड़ी त्रुटि हो जाती है कि वह पूरा का पूरा भारत का जो राज्यों का बंटवारा होता है वह राज्य भाषागत आधार पर बंट जाते हैं। ये जो भाषागत आधार पर राज्य बढ़ते हैं, भाषाई अस्मिता वहां महत्वपूर्ण हो जाती है। वहां पर एक संकट आता है कि फिर दक्षिण क्षेत्र से हिंदी का धीमे धीमे विरोध शुरू होने लगता है। अगर भौगोलिक परिक्षेत्र के आधार पर इस देश के राज्यों का विभाजन हुआ होगा तो शायद वह भाषाएं भी एक दूसरे से मिल रही होती और वह दोनों एक दूसरे का सम्मान कर रहे होते। लेकिन आज आवश्यकता है कि हम त्रिभाषा फार्मूले जो सरकार कह रही है कि हम नई शिक्षा नीति में भी ये बहुत स्पष्ट आया है कि हम 3 भाषाओं का अध्ययन करें या 3 भाषाओं को सीखें। हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए मुश्किल यह है या ये जो हमारी एक कहें कि मानसिकता बनती जा रही है, हम यह तो चाहते हैं कि हिंदी सब जानें, सब पढ़ें, सब लिखें, लेकिन मैं तमिल नहीं सीखना चाहता, मैं दूसरी कोई भाषा असमिया नहीं सीखना चाहता। हमें दूसरी भाषाओं का भी थोड़ा बहुत बोलचाल के स्तर पे ही हमें वह ज्ञान लेना पड़ेगा। आज का जो समय है हम विस्तार से उसकी चर्चा अगर करना चाहें या देखना चाहें तो सूचना क्रांति का समय है, सूचना प्रौद्योगिकी का समय है। लेकिन आप सबके साथ इस चीज को साझा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि यह जो सूचना होती है या
यह जब तक हमारी अपनी भाषा में हमको ग्रहण नहीं होगी तब तक वह सूचना की ग्रहणशीलता नहीं बढ़ती है। हम दूसरी भाषाओं में या विशेषकर आज जिस भाषा का दबाव हमारे ऊपर बहुत अधिक है, अंग्रेजी, उसमें ज्ञान विज्ञान की भाषा अंग्रेजी के रूप में दिखाई पड़ने लगी है। लेकिन जब हम तय कर लेंगे कि हिंदी में भी ज्ञान विज्ञान बताया जाए, विज्ञान की भाषा बने, सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा बने, तब हम उसके लिए प्रयत्नशील होंगे। हिंदी को विस्तार देने के लिए एक और आवश्यक बिंदु है कि हमको हिंदी की ग्रहणशीलता बढ़ानी पड़ेगी। ग्रहणशीलता बढ़ाने की बात जब मैं कर रहा हूं तो सीधे सीधे कोई आप देखें कि हिंदी की जो शब्दावली है, हिंदी का जो शब्द भंडार है, इसमें तुर्की के भी शब्द हैं, अरबी फारसी भी हैं, अंग्रेजी भी है, पुर्तगीज भी है, चीनी शब्द भी है, जापानी शब्द भी है। ये शब्द हम हूबहू हिंदी में उसको स्वीकार करते जाते हैं। हिंदी की एक बड़ी विशेषता है कि हिंदी अपने भीतर लोगों को समाहित करती चली जाती है, अपने साथ व लोगों को अपने रंग में रंगती चली जाती है। आज आवश्यकता है कि सूचना प्रौद्योगिकी के भी जो शब्द हैं उनको हिंदी में हम स्वीकार करते चले जाएं। मैं उस हिंदी का कभी भी पक्षधर नहीं रहूंगा जो कहे कि नहीं एकदम से ठेठ आप हिंदी लेकर चलें, तो जाहिर है उनके शब्दों का हिंदीकरण जब हम करने लगते हैं अंग्रेजी के शब्दों का या दूसरी भाषाओं के शब्दों का, तो वह भाव उस रूप में हमको ग्रहण नहीं होते हैं। लेकिन जब हम उनको हूबहू उसी रूप में, क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क में वह शब्द और उसका अर्थ उसी रूप में विद्यमान है। जब मैं हिंदी की या किसी भाषा की बात करता हूं तो भाषा की एक सामान्य परिभाषा दी जाती है जो किसी भाषा पर लागू हो जाती है कि भाषा है क्या। तो भाषा की परिभाषा देते हुए कहा जाता है कि यह यादृच्छिक मतलब रैंडमली, यादृच्छिक किंतु रूढ़ ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक भाषा समुदाय के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। जब हम एक भाषा समुदाय कह रहे हैं तो यानी कि हमें दूसरे शब्द, दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी अपने भीतर वो समाहित करके चलते हैं। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी स्वाधीनता के समय और उसके बाद एक पत्रकार के रूप में और एक समाज सेवी और साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। वह कहते हैं कि यह जो हमारी भारती है, भारती वह कौन करते हैं? हिंदी। यह जो भारती है इसको हमें सम्मानित करना होगा। यानी कि हिंदी का जो सम्मान है यह पूरा का पूरा हमारे राष्ट्र का सम्मान है। हिंदी का जो सम्मान है, हिंदी का जो महत्व होगा वो हमारी राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय चेतना का विकास अगर हमको करना है तो हमें हिंदी के विकास के साथ ही हमारी राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय चेतना का विकास होता जाता है। क्यों? और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसे पीछे बैठे हुए छात्र से लेकर यहाँ तक हम जितने हैं, हम सभी जिस बेल्ट से हैं, जिस क्षेत्र से हैं, हम सोचते हैं तो कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र का जब सोचेगा तो वह हमेशा अपनी मातृभाषा में सोचता है। कोई भी विचार हमारे आते हैं तो हम उसको अपनी मातृभाषा में, वो हमारे विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं, उसका बिंब निर्माण होता है और फिर हम उसको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। अंग्रेजी में भी हम कुछ भी करते हैं तो पहले हम उसको हिंदी समझते हैं, फिर हम उसको अंग्रेजी में करते हैं। यानी कि जो हमारी सोचने की भाषा है वह हिंदी है, और जब हमारी सोचने की भाषा हिंदी होगी तब हमारे अभिव्यक्ति की भाषा भी हिंदी हो तो वह ज्यादा प्रभावी बन जाती है।
आज जो समय है, मैं आज जिस महाविद्यालय परिसर में उपस्थित हूँ, यह वह महाविद्यालय परिसर है जिस महाविद्यालय परिसर ने और यहाँ के शिक्षकों, कर्मचारियों, प्राचार्य, छात्रों ने देश की एक बड़ी संस्था को हिंदी में रूपांतरण के लिए मजबूर कर दिया। ये शक्ति है कि अगर आप तय कर लें तो सामाजिक स्तर पर जो परिवर्तन उपस्थित कर सकते हैं, वह परिवर्तन हम एक छोटे बिंदु से भी उसका प्रारंभ कर सकते हैं। देश में जितने महाविद्यालय, जितने विश्वविद्यालय, उनकी संख्या हजारों में है। उनमें से एक महाविद्यालय अगर यह तय करता है कि नहीं, मेरे साथ जो पत्रावली या पत्राचार होगा, जो मैं फॉर्म भरूंगा वह हिंदी में भरूंगा, और इसके लिए एक संस्थान को अपने पूरे फॉर्मेट को बदलना पड़ता है और उसके साथ साथ हिंदी को उसे स्वीकार करना पड़ता है। आज के समय में जब हम इन परिस्थितियों में हैं जहां ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में दूसरी भाषाओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, तब आवश्यकता है कि संवाद की भाषा के रूप में, संचार की भाषा के रूप में, प्रौद्योगिकी की भाषा के रूप में हम हिंदी को स्वीकार करते चलें। और वह स्वीकारोक्ति होगी हिंदी की ग्रहणशीलता बढ़ाने से। तमाम ऐसे शब्द जो दूसरी भाषाओं में हैं, हम उनको हूबहू अगर हिंदी में स्वीकार कर लेते हैं। और हिंदी की एक बड़ी खूबी है, हिंदी की एक जो विशेषता बताई गई है वो उसमें यह भी है कि यह दूसरी भाषाओं से ग्रहण करती है चीजों को और उनको अपना आवरण बना देती है। मातृभाषा के संदर्भ में एक उदाहरण में बस आपको देना चाहता हूं। अभी ज्ञानेंद्र जी ने बताया कि मेरी कुछ समय शिक्षा दीक्षा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी हुई। आप सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय किस लिए जाना जाता है। वहां एक और चीज महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजी का वर्चस्व वहां दिखलाई पड़ता है। एक बिहार के हमारे हिंदी भाषा विभाग के नहीं थे, दूसरे विभाग के इंटरनेशनल स्टडीज में होते, वह लगातार सामान्य संवाद भी वह अंग्रेजी में ही करते थे। लोगों ने मान लिया था कि इस आदमी को हिंदी हो सकता है ना आती हो, लेकिन संकट कब खड़ा होता है, एक दिन कुछ समूह में, जो वहां का एक प्रसिद्ध ढाबा है गंगा ढाबा जिसकी चर्चा अक्सर होती रहती है, वहां पर वह अपने कुछ मित्रों के साथ बात कर रहे थे अंग्रेजी भाषा में, और बगल में एकाएक दौड़ते हुए एक कुत्ता आया, उसने भौंक दिया उनके ऊपर। और जैसे ही भौंका, वो महोदय जहां थे वहां से 2 फीट दूर हटते हुए कहा, उन्होंने कतबे कारे, यानी कि जब हम संकट में होते हैं या हमारी अंतश्चेतना जो भी बोलती है वो हमेशा अपनी मातृभाषा में ही बोलेगी। इसलिए हमको जो भी करना हो, हमारे जो भी विचार आते हो, मैं कभी ये नहीं कह रहा कि मैं अंग्रेजी न सीखूं। अच्छी बात है, जितनी अधिक से अधिक भाषाओं का ज्ञान हो उतना ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण बेहतर होता है। हम अपने आप को अभिव्यक्त करने में अलग अलग जगहों पर ज्यादा आसानी महसूस करते हैं, लेकिन उन भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ हमें अपनी भाषा के प्रति एक सम्मान का भाव भी रखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि बाहर की दुनिया कितनी भी अच्छी हो, बाहर का भोजन कितना भी अच्छा हो, कितनी भी अच्छे महिला हमें दिख जाए,
लेकिन जो सौंदर्य हमें अपने माँ के चेहरे में दिखता है, जो संतुष्टि हमें अपने घर के भोजन में मिलती है, वह किसी होटल, किसी बाहरी दुनिया में हमको नहीं मिल सकती। होटल जाना कोई दिक्कत नहीं है, जाइए खाइए, एक दिन खा सकते हैं, 2 दिन खा सकते हैं। क्या प्रतिदिन हम होटल का भोजन कर सकते हैं? क्या प्रतिदिन हम टिफिन खा सकते हैं? नहीं खा सकते, क्योंकि जो सुख हमको एक आजकल फेसबुक पे मैं देख रहा हूँ, अक्सर लोग अपनी थाली फेसबुक पे दिखाते हैं कि आज मैं ये खा रहा हूँ। मेरा ही विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग का एक शोध था, जो शिक्षक है, उसने एक दिन, वो हम सब करते हैं, थाली जो दी, दाल, चावल, सलाद और उसी दाल में आलू जो चोखा बना लिया जाता है, और वह जो सुख दे रहा है, वह जो संतोष दे रहा है, वही संतोष हमारी भाषा, हमारी मातृभाषा हमको देती है। इसलिए आज के दिन मैं आप सबसे यह अनुरोध करूंगा कि यह हिंदी दिवस सिर्फ एक दिन का दिवस न बने, हमारे लिए 365 दिन का यह दिवस है। इसको हम पूरा सम्मान दें, दूसरी भाषाओं का भी हम अध्ययन करें, लेकिन हमारे मन, हमारी अस्मिता, हमारी चेतना, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई जो भाषा है, जिसके माध्यम से हम अपनी अस्मिता को पहचान सकते हैं, हम अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं, हम अपनी राष्ट्रीयता को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी संस्कृति का विस्तार कर सकते हैं, ऐसी हिंदी भाषा को हमें अपनाना चाहिए। आज के दिन आप सबने हमको यहाँ आकर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं पुनः आप सबके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सबको पुनः मैं अपना यथोचित अभिवादन कर रहा हूँ। धन्यवाद। सर की इस उद्बोधन से हमें जो कृतज्ञता प्राप्त हुई, हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। सर एक चीज़ को जो बार बार कह रहे थे कि भोजन वाला, तो मैं कहना चाहता हूँ, न फूलों में, न कलियों में, न उसी डाली में आती है जो खुशबू मेरी माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। इसी के साथ अब मैं अपने हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आके सिंह को आमंत्रित करता हूँ कि अगर अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। सर्वप्रथम मैं हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को देती हूँ। हमारे लिए बहुत ही आह्लाद का विषय है कि आदरणीय प्रोफेसर प्रत्युष दुबे सर हमारे मात्र एक आग्रह पर एकदम अपनों जैसा, अपने तो हैं ही, लेकिन जैसा इसलिए मैं लगा रही हूँ कि थोड़ा सा एक पद और जगह का भी महत्व होता है, उस लिहाज से एकदम अपने जैसा आपने महत्व दिया और हमारी बात को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम आने के लिए समय से आके उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आपने संपन्न किया और हिंदी भाषा के बहुआयामी क्षेत्र पर आपने बहुत कुशलता से संक्षेप में प्रकाश किया। हिंदी दिवस और हिंदी भाषा के लिए बहुत कुछ कही जाएगी आज और बहुत रूप में मनाया भी जाएगा, लेकिन एक जो बात व्यवहारिक बात है कि अन्य विषयों की तो बात मैं नहीं करती हूँ, मैं हिंदी विषय की बात कर रही हूँ, क्योंकि हिंदी भाषा भी है मेरी, वो मेरा रोजगार कर सकते हैं अगर रोजगार के रूप में लें, और मेरा सेवा है, कार्य है। उस लिहाज से मैं अपने क्लास में जो भी विद्यार्थी अंग्रेजी बोलता है तो मैं उससे ये जरूर आग्रह करती हूँ कि इस 50 मिनट में कम से कम तुम हिंदी में बन करके हिंदी बोलो, हिंदी पढ़ो और हिंदी समझने का प्रयास करो। और हमें लगता है कि हमें और अन्य भाई बहनों को भी इस पर थोड़ा पहल करना चाहिए, भले ही वो अन्य भाषाएं सीखें, अन्य प्रकार के ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन हिंदी को भी हम आत्मसात करें, चिंतन करें, उसमें रचे बसें और उसे सम्मान दें। मैंने कल हिंदी को लेकर के और हिंदी दिवस पर एक कविता लिखा है, मन नहीं मानना उसका एक लाइन जरूर सुनाऊंगी। हिंदी अपनी मातृभाषा
हिंदी अपनी मातृभाषा, ये माथे की बिंदी, हम हिंदी, हिंदी हिंदुस्तानी, हम हिंदी, हिंदी हिंदुस्तानी, हम हिंदी हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। डॉक्टर सुधा शुक्ल को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी आभार में ज्ञापित करें। धन्यवाद सर। आपके आशीर्वचनों से हमारा महाविद्यालय परिवार निश्चित ही अनुग्रहित और बहुत ही उपलब्धि महसूस कर रहा है, अनुग्रहित महसूस कर रहा है। मैं आपका पुनः अभिनंदन वंदन करती हूँ। आपने हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी से संबंधित विषयों की जानकारी और उससे जुड़ी समस्याओं को और अन्य भाषी क्षेत्रों की भी चर्चा की कि हमें हर भाषा का सम्मान, हिंदी का सम्मान करना ही करना है, माँ का सम्मान भी करना ही है, साथ ही अन्य भाषा का सम्मान भी करना है, उन्हें सीखना आवश्यक है, उन्हें भी जानना आवश्यक है। और इस तरफ हम सबका ध्यान केंद्रित किया, इसके लिए भी सर बहुत बहुत आभार आपका। आप हमारे बड़े भाई के रूप में हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं, आगे करते रहेंगे। ये हम अंदर से अनुभव और महसूस करते हैं कि जब भी हमें आपके सानिध्य की आवश्यकता होगी, आपका आशीर्वचन हमें मिलता रहेगा, आपका मार्गदर्शन हमें हमारे महाविद्यालय परिवार को मिलता रहेगा। इसके लिए भी आभार और धन्यवाद सर। इसके साथ ही अब मैं वंदे मातरम के लिए अपने विद्यार्थियों को बुलाना चाहूँगी। सात भाग राष्ट्रगीत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सूरज ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं, फुल्लकुसुमित ध्रुवदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं, शुक्लां वरदां मातरं। वंदे मातरं, वंदे मातरं, कोटि कोटि कंठ तलकर निनाद कराने, कोटि कोटि भुजगित हर करवाने, केवले माँ तुम्हीं अबले, बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं, त्रिभुवन वारिणीं मातरम्। वंदे